सदमा 1983। यह पूरी तरह से निर्देशक बालू महेंद्र की फिल्म थी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म का वर्णन किया वह अद्भुत था। यह संवाद, पृष्ठभूमि, संगीत और गीतों से परिपूर्ण था और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं केवल वर्णन सुनने के बजाय फिल्म देख रही हूँ। और जब हमने सीन को शूट किया तो लक्ष्मी ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा निर्देशक ने वर्णन के दौरान दृश्यों को अभिनीत किया था। बालू महेंद्र एक बेहतरीन निर्देशक है जो इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए सेट पर चर्चा के समय बर्बाद नहीं होता और ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा है जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम? जी के मल्होत्रा। नगीना। मैंने कई निर्देशकों के साथ काम किया है लेकिन निर्देशक हरमेश मल्होत्रा एक अलग ही तरह के निर्देशक है। वे बहुत प्यारे और समझदार हैं। अगर मैं उनसे यह भी कहती हूँ कि मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ तो वे तुरंत शूटिंग रद्द कर देते। फिल्म में रजनी के डांस की सफलता का श्रेय सरोज जी यानी सरोज खान को जाता है। उन्होंने मुझे बेहतरीन डांस स्टेप दिए और मुझे 100% यकीन है कि उनके डांस के बिना यह फिल्म हिट नहीं होती। संयोग से सभी को लगता है कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी डांस की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है और जो कुछ भी सीखा है वह मैंने सेट पर ही सीखा है। सरोज जी ने ही मुझे मेरी डांस स्टाइल दी और मुझे सिखाया कि डांस करते समय कैसे भाव व्यक्त करना है। नगीना में आपने जो भी भाव देखे वे सभी उनके ही थे, मैंने बस उनकी नकल की। मिस्टर इंडिया 1987। फिर से निर्देशक की फिल्म सीमा सोहनी बिल्कुल वैसी ही बनी जैसी शेखर कपूर ने सोची थी और शेखर में यह क्षमता है कि वे सबसे साधारण दृश्य को भी स्क्रीन पर दिलचस्प बना सकते हैं। आप जानते हैं जब हमने शुरुआत की थी तो चार्ली चैप्लिन वाला एपिसोड सिर्फ एक शॉट का होना चाहिए था लेकिन इसे फुटेज मिली क्योंकि यह बहुत बढ़िया काम कर रहा था और शेखर ने इसे एक पूरे एपिसोड में बदलने का फैसला किया। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि क्या क्लिक होगा। निर्माता ने भी इस फिल्म को अच्छी बनाने में योगदान दिया और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे पति बोनी कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है। उन दिनों एक अदृश्य व्यक्ति के बारे में फिल्म बनाने की अवधारणा वाकई नई थी। इस पर एक बड़े बजट की कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत थी। यह सिर्फ एक जुआ ही नहीं था बल्कि निर्माता के लिए एक चुनौती भी थी और मैं इसकी सराहना करती हूँ। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा नमक, सब तो आखिर खाक हो जाना है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। चालबाज 1989। यह फिल्म एक कहानी नहीं थी बल्कि इसमें कई सारे चुटकुले थे और हम सभी ने इसी पर काम किया। सेट पर माहौल हमेशा मस्ती और हंसी से भरा रहता था और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी था कि दृश्य स्वाभाविक और सहज दिखे। अरे राजा होगी भिखारी, मंजू होगी बिहारी, आखिर सबके तकदीर में क्या है? बस वही 2 गज कफन और 2 मन लकड़ी। हालांकि यह बात यकीन करने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है लेकिन अंजू और मंजू ने जिस तरह से कपड़े पहने या व्यवहार किया वह बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं था। असल में कुछ भी पहले से प्लान किया गया नहीं था। सब कुछ अचानक हुआ जिसमें कुछ सवाल भी शामिल थे। अरे इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। सब 2 दिन का खेला है, बीच में इनकम टैक्स का झमेला है।
गुमराह 1993। बोनी कपूर के बाद अगर कोई ऐसा निर्माता था जिसके साथ काम करने में मुझे मज़ा आया हो तो वो यश जौहर थे। वो एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन निर्माता थे। हालांकि मैं यश जी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उस समय महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म में काम करने को लेकर मैं दुविधा में थी, क्योंकि वो एक साथ 5 फिल्में कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मेरी फिल्म पर कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे, क्या वो इसे पर्याप्त समय दे पाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। वो पूरी तरह से गुमराह में डूबे हुए थे। रोशनी ही एकमात्र ऐसा किरदार था जिस पर मैंने वाकई काम किया। मैं उसके लुक और विशेषताओं को तय करने में पूरी तरह से शामिल थी, क्योंकि कहानी में कई अलग अलग मूड की ज़रूरत थी। जब रोशनी कस्टम से गुजरती है, पकड़ी जाती है और जेल जाती है, तो उसके बारे में एक कमज़ोर गुण होना ही था। फिर अस्पताल में एक दर्दनाक दृश्य था जब उसकी माँ मर जाती है। महेश भट्ट ने मुझे इस सब में मार्गदर्शन किया। मुझे याद नहीं है कि सेट पर कोई भारी भरकम चर्चा हुई हो, लेकिन मुझे याद है कि मेरा प्रदर्शन पूरी तरह से निर्देशक की बदौलत था। ये श्रीदेवी ने मीरा जोशी से बात की थी।